हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BSI एकेडमी क्लासेस। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में ई गवर्नेंस समझेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है, उसके पर्पस क्या है, क्यों ई गवर्नेंस की स्टार्टिंग की गई थी, और लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए, DSSB जैसे एग्जाम, ठीक है, KVS, NVS और इसके साथ साथ EMRS जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप कोर्सेज के बारे में हमारे दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको बहुत ही प्रैक्टिकली रूप से समझाऊं तो जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस को हम जितनी आसान भाषा में समझना चाहें तो बहुत आसान भाषा में समझते हैं। तो जो हमारा ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस से तात्पर्य यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन करना। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ई गवर्नेंस है उससे हमें तात्पर्य ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन करना। फिर हम इसकी डेफिनेशन पे समझेंगे, जो हमारा PDF जो मैंने आपको प्रोवाइड करूंगा हम वहां चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन करना यहाँ पर हमारे लिए ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि सरकार जो होती है वो अपने कामकाज, ठीक है, सरकारी जो कामकाज हैं, सरकारी कामकाज के साथ जितनी भी हमारी सरकार की जो सेवाएं होती हैं, जो सरकार हमें यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, और जितने भी हमारे सरकारी यहाँ पर कामकाज होते हैं, जैसे हमारा प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, प्रमाण पत्र संबंधित काम हो गया, क्या हो गया हमारा यहाँ पर प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य हो गया। दूसरा यहाँ पर हमारा लाइसेंस संबंधित कार्य हो गया। ठीक है, लाइसेंस के साथ साथ हमारा यहाँ पर टैक्स हो गया। ठीक है, आप सभी को पता है जो हमारा टैक्स फिलिंग करते हैं, जो हमारा ITR फिलिंग करते हैं, वर्तमान में वो हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, है ना। तो टैक्स फिलिंग का काम हो गया। और जैसे हमारा पासपोर्ट एप्लीकेशन, यानी कि पासपोर्ट बनवाने के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया हो गई, वो प्रक्रिया हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर ई गवर्नेंस आने के पश्चात ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर डिजिटली रूप से हो पाना संभव है। क्या संभव है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये सारी चीजें फ्रेंड्स यहाँ पर डिजिटली रूप से हो पाना संभव है। डिजिटली रूप से हो पाना संभव है। तो आसान भाषा में दोस्तों हम ई गवर्नेंस को समझें तो ई गवर्नेंस से तात्पर्य यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन करना, कि जितने भी हमारी सरकारी कामकाज और जो सेवाएं, प्रमाण पत्र जैसी चीजें हैं, वो हम ऑनलाइन माध्यमों से हमारे नागरिकों तक पहुंचा सके। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो ई गवर्नेंस पहल जो है ये सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं या कार्यक्रम है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है, और गवर्नमेंट की जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन उन सेवाओं में यहाँ पर पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए, और शासन को अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए इंटरनेट, हमारा इंटरनेट हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा यहाँ पर मोबाइल ऐप हो गया। तीसरा यहाँ पर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ICT का उपयोग करके ई गवर्नेंस जैसी पहल हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर दोस्तों, यहां पर एक वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन और आपसे पूछी जाती है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार यहां पर ई गवर्नेंस की क्या परिभाषा है। तो आसान भाषा में शब्द है, जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस है, सरकार के विभिन्न स्तर। ठीक है, आपकी जो सरकार होती है उस सरकार के विभिन्न स्तर, सरकार के विभिन्न स्तर जैसे केंद्र सरकार हो गया। ठीक है, दूसरा दोस्त हमारा यहाँ पे राज्य सरकारें हो गया। तीसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारी स्थानीय सरकार हो गई, वो सरकारें हो गई। ठीक है, इन सारी सरकारों के माध्यम से जो हमारे नागरिक हैं, ठीक है, या हमारे व्यवसायी भाई बंधु हैं, और जो अन्य सरकारी एजेंसी हैं, उन लोगों के बीच तकनीकी माध्यम से सूचनाएं और सेवाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही ई गवर्नेंस कहलाती है। क्लियर है?
चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ई गवर्नेंस लाने के लिए इसके मेन पर्पस क्या है और ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है, ठीक है, या फिर इसके इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करें तो ई गवर्नेंस लाने से हमारी यहां पर कार्यों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ठीक है। जितने भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं उन सरकारी कार्यालयों में खुलापन कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो भी हमारे सरकारी कामकाज हैं उन सरकारी कामकाज में यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर करप्शन की रेट थी वो करप्शन की रेट कम हुई है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी से ऐसे अगर दोस्तों हम डिस्कस करें तो बहुत आसान से शब्दों में हम समझते हैं कि प्रणालियों को खुला बनाकर यहाँ पर भ्रष्टाचार कम करने में हमें यहाँ पर मदद देखने को मिलती है। वो कैसे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सपोज करो कि आपने यहाँ पर अमेजोन से कोई ऑर्डर करा, ठीक है, यहां पर आपने कोई अमेजोन से कोई ऑर्डर किया है। अब वो ऑर्डर को यहां पर आपको ट्रैक करना है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर प्लेस्ड होने के बाद तक आपका जो ऑर्डर का ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो यहां पर आपको पूरा दिखता है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप उस ट्रैकिंग सिस्टम को पूरा समझ सकते हो। तो यहां पर भी ये हुआ है कि ई गवर्नेंस आने के पश्चात जितनी भी जो सरकारी कामकाज की जो प्रणालियां हैं वो यहां पर ऑनलाइन होने के बाद यहां पर पूरी ओपन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर दोस्तों हम बात करें एफिशिएंसी, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट दोस्तों हमने बात करी यहां पर एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी से तात्पर्य ई गवर्नेंस के पश्चात यहां पर जो कार्य है उन कार्यों में तेजी और कम लागत में पूरा होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो सरकार रीच सिटीजन्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इक्वली, यानी कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों तक समान रूप से पहुंचना, ठीक है। जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो हमारा ई गवर्नेंस चालू होने के पश्चात जो हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक नागरिकों तक समान रूप से पहुंचने में सक्षम हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन से तात्पर्य यह है कि जब भी आप जैसे आपने यहां पर अमेजोन पे कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, और अमेजोन पे ऑर्डर आपका प्लेस होने के बाद वो अमेजोन का ऑर्डर आपके पास आ गया, ठीक है। तो जब आपका अमेजोन का ऑर्डर आपके पास आ जाता है तो यहां पर एक रिव्यू सिस्टम होता है ना। आप सभी को पता है कि यहां पर क्या होता है, तो यहां पर फ्रेंड्स एक रिव्यू सिस्टम होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भागीदारी, फीडबैक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को शासन में शामिल करना, ठीक है। यानी कि जितने भी जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, जो ई गवर्नेंस सर्विसेज के प्लेटफॉर्म है उसमें जो हमारे सिटीजन्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद क्या फीडबैक देते हैं, तो उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को यहां पर गवर्नेंस में शामिल करना भी बताया गया। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो हमारा पार्टिसिपेशन तो हो गया, भागीदारी। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है इंक्लूसिवनेस, यानी कि समावेशिता। समावेशिता ये सुनिश्चित करती है कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके साथ साथ जितने भी हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उन तक पहुंच पाना संभव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। क्लियर है, यहां तक आप सभी को क्लियर है। चलो अब हम दोस्तों जो हमारे ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस पेपर में यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं जो यहां पर हमारे भारत सरकार के द्वारा या अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए यहां पर चलाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव उसकी बात करें तो पहला हमारा इनिशिएटिव है यहां पर कंप्यूटराइजेशन ऑफ रेलवेज रिजर्वेशन। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हमें 1986 में देखने को मिलती है और ये पहली बड़ी ई गवर्नेंस पहल है, ठीक है। 1986 ये बहुत पुराना टाइम हो गया। तो दोस्तों ये सरकारी कार्यक्रमों में एक पहली इतनी बड़ी ई गवर्नेंस पहल है। ये क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटराइजेशन ऑफ रेलवेज रिजर्वेशन है, जो हमारे रेलवे टिकट्स जो होते हैं उनकी बुकिंग को कंप्यूटरीकृत करना, ठीक है, ताकि जो कतारों और धोखाधड़ी को कम किया जा सके, ठीक है। रेलवे जो टिकट्स में बुकिंग की जो प्रोसेस होती है उनको ऑनलाइन रूप से करना, ठीक है। आज वर्तमान में आप देखते हो जैसे हमारा भारत सरकार का आईआरसीटीसी जैसा प्लेटफॉर्म है, तो उन प्लेटफॉर्म की मदद से जो हमारा टिकट प्रोसेस है, ठीक है, जो रेलवे टिकट बुकिंग का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो चुका है।
ठीक है, वो इतना आसान हो चुका है कि आपको जो लंबी लंबी लाइन लगती थी वो यहाँ पे पूर्णतः समाप्त या खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा हमारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव था जिसकी स्टार्टिंग 1986 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा मोस्ट आईएमपीएस पे ऐसे 3 स्टार लगा लेना। ये बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन में आप ये अभी DSSB में भी पूछा गया था, लास्ट ईयर KVS में भी पूछा गया है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस। और निकनेट, ठीक है, निकनेट की इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई तो 1987 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है। ठीक है, ये किस प्रकार का नेटवर्क है तो ये एक प्रकार का सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है और जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उन सरकारी कार्यालयों को आपस में जोड़ने का काम जो करता है वो यहां पर निकनेट करता है। ठीक है, जिससे जो सरकारी कार्यालयों के बीच जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन के साथ साथ जो इंपोर्टेंट डेटा का एक्सचेंज है वो यहां पर संभव बन पाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा डिस्निक यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ NIC। इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग NIC निकनेट के बाद ही की गई थी यानी कि 1988 में की गई थी और ये जो है ये स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन के लिए जिला प्रशासन को कंप्यूटरीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तात्पर्य इसका ये हुआ जो हमारी लोकल गवर्नेंस है, जो हमारी लोकल गवर्नेंस होती है यानी कि जिला पंचायत जो हमारी होती है। ठीक है, आप सभी ने लोकल गवर्नेंस से पढ़ा होगा, जो हमारी जिला पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, जो गवर्निंग बॉडीज यानी कि नगरीय निकाय होती हैं, उन तक बेहतर प्रशासन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन होता है, ठीक है, जो जिला प्रशासन होता है, उनको कंप्यूटराइजेशन करने पर बल देता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव है वो है हमारा ई सेवा। ये आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है, इसकी स्टार्टिंग 1999 में की गई थी और जितने भी जो हमारे सिटीजन है, जो नागरिक है, नागरिकों के लिए उपयोगिता बिल, कर और प्रवेश प्रमाण पत्र का भुगतान करने के लिए ये सिंगल विंडो सर्विस है। क्लियर हो गया, ये क्या है तो ये एक प्रकार की सिंगल विंडो सर्विस है। ठीक है, ये हमारी एक प्रकार की सिंगल विंडो सर्विस है और ये आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है और ये लोकल सिटीजन्स के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई है, जैसे कि उनको बिल पे करने के लिए, टैक्स के लिए, या फिर जो उनका प्रवेश प्रमाण पत्र होता है उनको भुगतान करने के लिए इस विंडो का आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है यहाँ पर ई सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ज्ञानदूत। ज्ञानदूत की जो स्टार्टिंग हुई है वो मध्य प्रदेश के एक धार छोटा सा जिला है, मध्य प्रदेश के धार जिले से इसकी स्टार्टिंग की गई। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग 2000 में की गई थी यानी कि 2000 में, सन 2000 में की गई थी। ये जितने भी जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उनकी जो बाजारें दरें होती हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। ठीक है, जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, किसान भाई बंधु की यहाँ पर बाजार दरें हो गई, जो हमारी भूमि का रिकॉर्ड हो गया और जो हमारी शिकायत निवारण प्रदान करने के लिए एक इंट्रानेट आधारित परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर भूमि। ठीक है, ये कर्नाटक का इनिशिएटिव है, इसकी स्टार्टिंग 2000 में की गई थी और जितने भी जो हमारे भूमि अभिलेख हैं, ठीक है, जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए, जिससे जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, तो जितने भी हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, आप सपोज करो जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं अगर वो डिजिटलाइज हमें मिलने लगेंगे, ठीक है, डिजिटलाइज रूप से यहाँ पे मिलने लगेंगे तो सबको अपनी जो ओनरशिप है वो ओनरशिप यहाँ पर मिलने लगेगी। तो भूमि अभिलेख जो है उनको डिजिटलीकरण करके किसानों के लिए स्वामित्व विवरण तक पहुंच आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है हमारा खजाने। ये कर्नाटक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और इसकी स्टार्टिंग 2001 में की गई थी। जितने भी हमारे जो सरकारी वित्तीय लेन देन है, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उनको कुशलता पूर्वक या उनको एफिशिएंट मैनेज करने के लिए जो है कर्नाटक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है खजाने। ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है हमारा केरला गवर्नमेंट ने इसकी स्टार्टिंग की गई थी और इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2001 में की गई थी। ये जितने भी हमारे जो नागरिक है, नागरिकों के लिए शुल्क हो गया, कर हो गया और बिलों का भुगतान करने के लिए एक प्रकार की वन स्टॉप ई गवर्नेंस केंद्र है। क्लियर, कोई को भी यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ई चौपाल। ई चौपाल जो है वो
विलेजेस में स्टार्ट किया गया था और इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2002 में की गई थी। जिस प्रकार से जो जो छोटे छोटे गांव होते थे उनमें जो चौपाल का सिस्टम चलता था, तो उसी प्रकार से ई चौपाल इसका नाम रखा गया है। और ये जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, ठीक है, उनको डिजिटली रूप से जो हमारे बाजार मूल्य में जो अपनी फसल वगैरह की जो विक्रेता करते हैं, तो जो उन फसलों का जो बाजार मूल्य क्या है, ठीक है, मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसके साथ साथ उनके जितने उत्पाद वो बेच सकते हैं, वो सभी जानकारियां इस डिजिटली रूप से ई चौपाल के माध्यम से उन किसान भाई बंधु को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो है ना ये कितना बढ़िया इनिशिएटिव। तो ई गवर्नेंस या फिर डिजिटल गवर्नेंस से कितनी ज्यादा चीजें जो है बहुत सुविधापूर्ण या आसान हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर UIDAI आधार। आधार की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 2009 में की गई थी। अच्छा बताओ, आधार में डिजिट्स कितने होते हैं? ठीक है, आधार की अगर डिजिट्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आधार में जो है वो 12 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक भारतीय निवासी के लिए बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान है। ठीक है, और ये जो है डिजिटल सर्विसेज की बैकबोन भी कही जाती है, यानी कि जितनी भी हमारी डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध है उन डिजिटल सर्विसेज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो इनिशिएटिव है वो है हमारा यहाँ पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसकी स्टार्टिंग 2015 में की गई थी और ये जो है ये भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है, यानी कि ये एक प्रकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हमारे इंडिया की डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी को करने के लिए और उनको नॉलेज शेयरिंग करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है उमंग। ठीक है, उमंग की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है। जो उमंग की फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2017 में की गई थी। ठीक है, और ये इतना बढ़िया ऐप है एक प्रकार से, अगर आप इसको यूज करोगे, वैसे इसकी यूज जो हमारे स्टूडेंट्स लाइफ अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट लाइफ में इसकी यूज पड़ता है। ठीक है, तो मोबाइल ऐप है, इसमें ना एक प्रकार से 100 से अधिक सरकारी सेवाएं, जैसे हमारा EPFO हो गया, पैन हो गया, आधार हो गया, जो हमारे यहाँ पे छात्रवृत्ति प्रोवाइड करी जाती है, यानी कि जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है वो हो गया, उनको एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया इस एप्लीकेशन ने, उमंग नामक ऐप। तो है ना ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिजी लॉकर की बात कर लेते हैं। तो डिजी लॉकर की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, तो जो हमारा डिजी लॉकर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल जो इसका यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये एक माध्यम से दोस्तों क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्लाउड स्टोरेज है। ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनको डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा करने के लिए एक प्रकार का क्लाउड आधारित लॉकर है। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये आपने सभी ने यूज करा होगा, ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है। एक प्रकार का UPI बेस्ड पेमेंट है जो हमारे कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ये वृद्धि करने में काम करता है। आज UPI का दायरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है ना, और आज जो हमारी इकोनॉमी है वो कैशलेस इकोनॉमी की ओर कन्वर्ट होती जा रही है। तो उसमें एक जो डिजिटल ई गवर्नेंस हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भीम जो है एक महत्वपूर्ण सहभागिता निभाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2016 में इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं GSTN। हम सबको पता है 1 जुलाई 2017 में भारत सरकार के अथक प्रयासों के द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाया गया और ये GST कार्यान्वयन की एक प्रकार से बैकबोन है। जो GST इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जो हमारा डिजिटल टैक्स फाइलिंग है, उसकी एक प्रकार से बैकबोन है। और आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे जब से GST आया है तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल टैक्स फाइलिंग में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। ठीक है, आपको एक छोटी सी जानकारी और शेयर करना चाहता हूं, वो हमारे टॉपिक से बाहर हो सकती है, लेकिन जो GST आया वो 101वां संविधान संशोधन के तहत हमारा यहाँ पर GST लाया गया था। क्लियर है? तो हम इसके कुछ MCQ डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है। जो MCQ लिए गए हैं वो सारे के सारे आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर्स के, जैसे वो EMRS एग्जाम हो गया, DSSS हो गया, KVS हो गया, या अन्य राज्यों के जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट एग्जाम जो होता है उनसे लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा,
जो हमारा डिजिटल रूप से जो ई गवर्नेंस प्रारंभ हुआ था ये उससे रिलेटेड है कि भारत में पहली बड़ी कंप्यूटरीकरण पहल जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। ठीक है, क्या वो यहां पर लैंड रिकॉर्ड से संबंधित थी? तो नहीं, ये तो नहीं सुना। ठीक है, दूसरा हमने देखा रेलवेज रिजर्वेशन से सिस्टम से संबंधित थी। तो बिल्कुल हमने देखा था कि 1986 में एक ई गवर्नेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल की स्टार्टिंग की गई थी और वो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम था। इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जो लंबी लंबी लाइंस होती थी और जो टिकट्स बुकिंग में जो धोखाधड़ी होती थी, उन धोखाधड़ी और उन लाइन को दूर करने के लिए यहां पर ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर है? चलो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द भूमि प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका इज रिलेटेड टू। ठीक है, जो हमारा कर्नाटक का भूमि परियोजना है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो अभी हमने देखा जो हमारा कर्नाटक का जो भूमि परियोजना है वो हमारे जितने भी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज रूप से स्टोरेज करने के लिए बनाया गया है, जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं यानी कि जिससे जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो अपनी अपनी ओनरशिप यानी कि स्वामित्व की पहचान कर सके। ठीक है, क्या उनकी जो भूमि है उस लैंड रिकॉर्ड्स की यहां पर ओनरशिप या फिर स्वामित्व की यहां पर पहचान कर सके। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी आपको? ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ज्ञानदूत परियोजना जो 2000 में किस भारतीय राज्य में शुरू की गई थी। तो अभी हमने डिस्कस करा था जो ज्ञानदूत परियोजना ये मध्य प्रदेश में धार जिले से 2000 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं उमंग ऐप की हमने बात करी थी। ठीक है, ठीक है, उमंग ऐप की हमने फुल फॉर्म भी यहां पर देखी थी। ठीक है, उमंग ऐप की क्या फुल फॉर्म थी? ठीक है, तो दोस्तों जो उमंग ऐप की फुल फॉर्म थी वो थी यहां पर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्लियर है? अब इस यूनिफाइड या फिर उमंग ऐप की जो स्टार्टिंग की बात की थी हमने, तो इसकी शुरुआत यहां पर 2017 से की गई थी और ये क्या था? ये एक प्रकार का कई सारी सेवाओं का यानी कि कई सारी सर्विसेज को यहां पर इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत करके रखा गया था। ठीक है, 100 से अधिक सर्विसेज थी जो यहां पर इंटीग्रेटेड करी रखी थी। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी स्कॉलर बेस्ड सिस्टम था, जो हमारा छात्रवृत्ति बेस्ड सिस्टम था, वो भी इसी ऐप के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है और वो 2017 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिजी लॉकर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। मैंने आपको अभी क्लियर करा था जो हमारा डिजी लॉकर है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, जो हमारी जितने भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ये क्लाउड स्टोरेज यानी कि क्लाउड आधारित सुरक्षित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था जो मैंने आपको बताया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क यानी कि निकनेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो हमारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क है, इस निकनेट की स्थापना कब की गई थी? तो इस निकनेट की स्थापना 1987 में की गई थी और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। ये एक प्रकार का सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का यहाँ पे उपग्रह आधारित नेटवर्क है यानी कि सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है। और जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, उनको जोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफिसेज को जोड़ने के साथ साथ, ठीक है, ये क्या करता है? जो उनके इंपोर्टेंट्स जो डेटा होता है उन डेटा को कलेक्ट करता है और उनके रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज करता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग की बात करें 1987 में की गई थी। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स जो हमारा ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं वो हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि जितने भी जो हमारे कोर्सेज रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो गया, किसी भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन हो गया, ईएमआरएस वैकेंसी जो हो गई जो अभी हमारा दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, DSSB, KVS, NVS, अन्य ऐसे एग्जाम्स के लिए हमारे कोर्सेज के रजिस्ट्रेशंस प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय क्लास, टेक केयर, जय हिंद।